थैंक यू सो मच अंकुर सिंह, ज्वाइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। क्रिकेट वाणी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एक शायरी के साथ हम इस एपिसोड का आगाज करेंगे। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह मंजिल वाह, को बहुत पाने वाला शानदार। खिलाड़ी और इंडिया टेनिस टीम के कैप्टन। चाहे आप मुंबई T20 लीग के बारे में बात करें, DY पाटिल टूर्नामेंट के बारे में बात करें, इंडिया के हर कोने पे जाके अपने नाम को ऊपर की तरफ लेकर जाने वाला खिलाड़ी, या फिर पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने वाला कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर भैया, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत। कुल मिलाकर मैं आपको 40 क्वेश्चन पूछूंगा और उसके अंदर एक 5 क्वेश्चन जो रैपिड फायर राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL के ऊपर सवाल रहेगा। पहला ओके। क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती करके, जो कि अयोध्या और गोरखपुर के बीच में है। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मैं वहीं पे रह के मैंने मतलब मेरा, आप बोल सकते हो कि पैदा मैं वहीं पे हुआ। बाकी मैंने पढ़ाई लिखाई तो वहाँ लखनऊ में करी। फिर मैं अपना क्रिकेट करियर मैंने जौनपुर में भी स्टार्ट किया। जौनपुर पड़ता है यूपी में जगह। और बाकी जो मैं खेलता गया ज्यादा क्रिकेट, वो आके मैंने मुंबई में खेला। जी बिल्कुल। और मुंबई, ऐसा कहा जाता है कि सपनों का शहर। मुंबई जो जाते हैं कुछ सपना लेकर जाते हैं और वो सपना सच होता है। जो सपना को आपने सच करके दिखाया है कड़ी मेहनत के चलते। ये क्रिकेट का जुनून कैसे आपके अंदर आया, इसका जज्बा कैसे आया? शुरुआती समय के साथ हम आपके लिए स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्रिकेट का तो जो क्रेज था, क्रेज बोल सकते हैं या पैशन बोल सकते हैं, वो बचपन से ही था। एक्चुअली जब मैं क्रिकेट देखता था स्टार्टिंग में, अजरुद्दीन, सचिन सर वगैरह खेला करते थे, तो उनको क्रिकेट देख देख के एक अजीब सा होता था फील कि नहीं यार, मुझे भी करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। फिर एक मेरे भैया हैं, दिनेश भैया करके, उन्होंने बचपन में वो मुझे बॉल डालते रहते थे, मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था और बॉलिंग भी डलवाते थे। तो ऐसा खेलते खेलते एक किसी भी चीज के लिए, इवन क्रिकेट ही नहीं, इवन आप कैरियर में आप कुछ भी आप चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जुनूनी होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, आपको पागलपन के हद तक जाना पड़ता है। तो ही आप एक अच्छे क्रिकेटर या फिर कुछ भी आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो मैंने भी वही रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कोई मिल रहा है तो ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं घर के अंदर एक स्टंप रहता था तो थ्रो की प्रैक्टिस करता था खुद से ही। ऐसा नहीं कि मतलब बड़ा होने के बाद, बचपन से ही। और बॉलिंग के अभी कुछ नहीं है तो दीवार पे बॉलिंग डाल रहा हूँ, मतलब बैटिंग है, मतलब बैट से मतलब बॉल मार रहा हूँ, दीवार पे ही मार रहा हूँ। तो वो बचपन से ही क्रेज था और अभी भी है, और मैं अभी भी सीखता रहता हूँ क्रिकेट। ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट खेल लिया हूँ तो मुझे मतलब गली क्रिकेट नहीं पसंद है। मैं गली क्रिकेट भी खेलता हूँ, खुद की इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करता हूँ। छोटे बच्चे मिलते हैं उनके साथ भी खेलता हूँ। मेरे एज के लोग मिलते हैं उनके साथ भी खेलता हूँ। मतलब क्रिकेट में एंजॉय करता हूँ शुरू से ही। जी जी जी। जो काम आप करते हैं उस पे मजा आना चाहिए। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो इंडिया पे हम जब भी ढूंढेंगे जो टेनिस क्रिकेट को जितना प्यार करते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट को उतना ही प्यार करते हैं। और कब टर्निंग पॉइंट कब आया आपके कैरियर पे, जब आपको लगा कि नहीं, अब क्रिकेट को ही आगे की तरफ लेकर जाना है अपनी लाइफ पे? कब आपने टर्न अराउंड किया? नहीं, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो मैं टेनिस क्रिकेट ही खेलता था। जब मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था, 11 12 तक मैंने पढ़ाई लखनऊ में करी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ मतलब ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि मैं मतलब क्रिकेट और कैरियर बनाऊंगा। स्पेशली सीजन क्रिकेट में, लेदर क्रिकेट में मैं टेनिस क्रिकेट ही खेलता था। फिर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर BSc करने के लिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गया, जो कि यूपी में है। वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया तो वहाँ मेरा दोस्त जो है साथ में, कामरान का, हम मिले भी होंगे। वो हम लोग साथ में वहाँ टेनिस क्रिकेट खेला करते थे। आजमगढ़ टूर्नामेंट, आजमगढ़ में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे, बड़े टूर्नामेंट्स इवन अभी भी होते हैं। तो हम लोग कभी साथ में कभी अगेंस्ट में खेला करते थे। तो मैं अगर देखा जाए तो कामरान को देख के मोटिवेट हुआ लेदर क्रिकेट के लिए स्पेशली। कि जब कामरान यहाँ उसने ट्रायल्स वगैरह दिया यहाँ अपना यूपी में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मुंबई में गया। और सीधा उसको दो दो महीने बाद मैंने देखा कि ही वॉज सेलेक्टेड फॉर फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो बहुत यस। सरप्राइज हुआ मैं कि यार, जब एक मतलब सात का लड़का यार वहां जाके खेल सकता है या वो लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, वो लेवल के लिए सेलेक्ट हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हम लोग साथ में ही रहते थे, साथ में क्रिकेट खेला हमने, सब क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट भी, सीजन क्रिकेट भी ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा फिर उसको देख के मोटिवेट हुआ मैं लेदर क्रिकेट के लिए। फिर उसके बाद मैं घर वालों से भी पूछा। घर वाले, आपको मालूम है, मिडिल क्लास फैमिली कभी सपोर्टिव रहती नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग जी में बहुत सारी चीजें चला करती हैं कि क्रिकेट इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गेम है, इतना इजी नहीं है।
लेकिन मैंने दिल में ठान लिया कि यार नहीं यार, मुझे करना तो क्रिकेट के लिए करना है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप जो आपका पैशन है या जिसके लिए आप एकदम मर मिटने को तैयार हो, उससे आप 2 रुपए कमाओगे तो भी आप खुश रहोगे। तो मैंने तो जी ये जी। सोचा कि यार मैं क्रिकेट से अगर 1 रुपए 2 रुपए भी कमाऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा दिल को, कि मैं कहीं जाके जॉब करूंगा, वो मुझे मतलब मजा नहीं मिलेगा। तो मैंने गया, फिर मुंबई गया, वहां से मैं वो नौशाद सर से मिला, वहां मैंने प्रैक्टिस वगैरह चालू करी। तो फिर वहाँ एक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो मेरे लिए मतलब वो टर्निंग पॉइंट था इधर क्रिकेट में जाने के लिए। चलिए, लेकिन वो क्या कहावत है कि जब आप मान लेते हैं तब हार मिलता है, लेकिन जब आप ठान लेते हैं तब जीत मिलता है। आपने अपने कैरियर को ठान लिया था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। लेकिन एग्जैक्टली। इंडिया टेनिस टीम का कैप्टन का जब चुनाव किया गया, पहला नाम अंकुर सिंह का आया था। और मैं कल हाइलाइट्स देख रहा था जहां पे पाकिस्तान को आपने मात दी। ये जो कहानी रही है इंडिया टेनिस टीम का कैप्टन, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, और जब हुआ तो आपका फीलिंग्स क्या था? फिर आपने जब हराया पाकिस्तान को, उस समय टीम का माहौल कैसा था? उस समय के बारे में थोड़ा सा विस्तार पे बताइए। नहीं, एक्चुअली ऑब्वियसली जब ये टेनपिल करके टूर्नामेंट होता है जो कि दुबई में होता है, इस साल इंडिया में हो रहा है हमारे मुंबई में, थाने थाने स्टेडियम में। तो वो टूर्नामेंट आई थिंक 2019 का टाइम है जब दुबई में वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। 10 PL का टूर्नामेंट था, उसमें एक एग्जीबिशन मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एग्जीबिशन मैच रखा गया था। तो आरिफ भाई उसके ऑर्गेनाइजर हैं वो टूर्नामेंट के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो ऐसा चल रहा था कि एक टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टेनिस क्रिकेट में पहली बार ऐसा एक एग्जीबिशन मैच होगा। सो मेरे दिमाग में ये था कि भाई उस टाइम में और अच्छा बॉल डाल रहा था, अच्छा बॉलिंग लेदर, सॉरी वो टेनिस बॉल में। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ यार आरिफ भाई मतलब जेन्युइन बंदे हैं, वो सेलेक्ट तो करेंगे, एज अ बॉलर तो लेंगे मुझे। लेकिन ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि एज अ कैप्टन सेलेक्ट करेंगे मुझे। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि आरिफ भाई बहुत मतलब जेन्युइन बंदे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो मेरी टीम है रायगढ़ टीम, मैं उसका कैप्टन हूँ आज नहीं, करीब 7-8 साल से। सो उन्होंने देखा कि मैं लीड अच्छा कर रहा हूँ, हमारी टीम जीत रही है और सब प्लेयर मेहनत कर रहे हैं, उनको लगा होगा कि मेरे अंदर एबिलिटी है कैप्टनशिप की। तो उन्होंने फिर मुझे कैप्टन एज अ कैप्टन सेलेक्ट किया वो टूर्नामेंट में। और वो टूर्नामेंट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ सब आप जब शारजा स्टेडियम में, जो कि एक मेमोरेबल स्टेडियम है, आपको भी पता होगा, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है इंडियन जी टीम्स की जी। भी वहाँ पे। तो ऑब्वियसली तो जब सेलेक्ट हुआ तो बहुत प्राउड मोमेंट था। मैं उस टाइम गांव में था, ननिहाल में था, अपने सो रहा था। और जो हमारे 70-70 के जो स्पॉन्सर हैं तारिफ भाई, उनका मुझे कॉल आया कि अंकुर यू आर सेलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, टेनिस बॉल टीम। तो मुझे तो ऑलमोस्ट था ऐसा फील, मतलब गट फीलिंग थी कि मैं सेलेक्ट हूंगा। लेकिन जब उन्होंने ये चीज बताया कि नहीं अंकुर एज अ कैप्टन सेलेक्ट हुए हो, तो वाकई मेरे लिए सरप्राइजिंग वाली बात थी, मन ही मन खुश भी हुआ। फिर एक तरीके से देखा जाए तो एक नया चैलेंज भी था, क्योंकि आप एज अ प्लेयर हो तो उतना प्रेशर नहीं रहता है आपके ऊपर कि अगर आप एज अ कैप्टन आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सारी प्रेशर रहता है, लोगों का प्रेशर रहता है, फिर जो मैनेजमेंट रहता है उनका प्रेशर रहता है, उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है। तो दिमाग में सब चीजें चल रही थी, और बहुत सारे जो सपोर्टिव लोग थे, मेरे फ्रेंड थे, दोस्त थे, फैमिली वाले थे, और जो भी बहुत सारे मेरे फैंस थे, उनका डेली मुझे ऑलमोस्ट वो टीम निकलने के बाद मैसेज आता था कि अंकुर भाई आपको जीतना है करके। पहला तो मैसेज यही आता था अंकुर भाई ऑल द बेस्ट ये वो, और दूसरा मैसेज यही रहता था कि भैया सबसे हारना है लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो जी वो चीज बिल्कुल। को मैंने पॉजिटिव वे में लिया, ऐसा नहीं कि मैं उससे निगेटिव हो गया, नहीं यार बहुत प्रेशर ले लिया मैंने, तो उसको पॉजिटिव वे में लिया कि ऑब्वियसली अगर हम इतना लोगों का साथ है, हम अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली हम मैच जीतेंगे। तो वही हुआ। आपने देखा होगा वो मैच, कि वो मैच किस तरीके से हुआ। वो एक्चुअली जितने उनके बैट्समैन हैं वो टेप बॉल से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, तो वो यूज टू रहते हैं कि फास्ट बॉल को खेलने को ज्यादा यूज टू रहते हैं। सो हमारी टीम मीटिंग हुई, और टीम मीटिंग में हमने प्लानिंग किया कि हमारा स्कोर भी एज अ कंपैरिजन थोड़ा कम हुआ। तो हमने टीम मीटिंग किया, उसमें बोला कि जितना हम वेरिएशन पे फोकस करेंगे उतना इजी होगा, हमको विकेट्स मिलेंगे। और उस स्टार्टिंग में विश्वजीत ठाकुर ने, फिर विजय पावले ने, मैंने, सरोज ने, सबने अच्छा बॉल डाला, इवन ओमकार देसाई ने। तो फिर मैच वन साइड ही हो गया था। और सबसे जी बड़ी चीज, जब आपकी टीम में सब स्टार रहते हैं, सबसे अच्छा ये था कि जैसे आप सेलेक्ट हुए सब प्लेयर्स, आपको देखे होगा अपनी टीम में भी सब टेनिस क्रिकेट के स्टार्स थे, सब सब एक से जी। बढ़कर एक अपने जगह के दिग्गज ही हैं। तो उसके बाद उसमें से बेस्ट 11 निकालना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, हमने टीम मैनेजमेंट ने जो हमारी टीम में कोचेस थे, जो हमको लगा वो हमने बेस्ट 11 खिलाया। और सबसे बड़ी चीज थी कि वहां पे कोई भी प्लेयर एज अपनी अपनी टीम नहीं खेल रहा था, ऐसा वो खेल रहा था कि नहीं यार हाँ हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वो हर चीज सुन रहे थे, कुछ भी बोल रहा था उसको अप्लाई कर रहे थे। ऐसा नहीं, कोई अपना ईगो किसी ने मतलब बीच में लेके नहीं आया। और अच्छे क्रिकेटर की यही निशानी होती है कि अगर आप किसी टीम के साथ खेल रहे हो, तो आपको खेलने को मिल रहा है तो भी आप इन्वॉल्व रहो, आपको नहीं खेलने को मिल रहा है तो भी आप इन्वॉल्व रहो।
तो वो टूर्नामेंट में वो टीम में मुझे देखने को मिला। जी। और आपने डिसाइड किया था, अपने पाकिस्तान को डेसिमेट किया, फिर आपने इतिहास रचा, अंकुर सिंह बतौर कप्तान चल पड़े थे सीना तान, और यादगार लम्हा आपके लिए, पूरा भारत के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन थोड़ा सा आते हैं, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, और बहुत सारे टूर्नामेंट से ये एक ऐसा मैच को याद कीजिए जो आपके लिए मेमोरेबल मैच हो, अभी कभी भी आप उस मैच को भूल नहीं सकते। नहीं, एक्चुअली एज अ यंगस्टर अगर मैं बात करूं, अगर मैं लेदर क्रिकेट की बात करता हूं, मैं नया नया अगर मैं लेदर क्रिकेट में आ रहा हूं, तो मेरे लिए टूर्नामेंट होता है डीवाई पाटिल, जो कि आई थिंक मैं 5 to 6 years बिफोर मैं वो मुंबई कस्टम्स टीम के लिए एज अ गेस्ट प्लेयर खेल रहा था। तो उस टाइम हमारा मैच रिलायंस टीम से था। तो रिलायंस टीम में पार्थिव पटेल, उन्मुख चंद, अपना कुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, फिर पवन सुयाल, राहुल शुक्ला, ऐसे बहुत सारे दिग्गज थे, अपूर्व वानखेड़े, नीतीश राणा वगैरह। तो उस टाइम हमारा टीम जो था मुंबई कस्टम, उसमें सब प्लेयर ऑलमोस्ट रणजी ट्रॉफी थे, जो खेल चुके थे मुंबई के लिए, या जो फॉर्मर थे, जो खेल खेल चुके थे या खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एक ऐसी टीम लेके, एक स्टेट की टीम लेके, एक तरीके से ऑल ओवर इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इंडिया खेल रहे थे, उनको डिफीट करना काफी एक चैलेंजिंग हो जाता है। सो हम लोग का पहले मैच से पहले ब्रेकफास्ट टाइम था, सब हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए। तो हमारे टीममेट्स ही कहते हैं, अरे यार यार ये तो पार्थिव भी आया है, अरे ये तो कुणाल भी आया है, मतलब ऐसा उन लोग का एक्सप्रेशन ऐसा था। तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, इनके खिलाफ कुछ करोगे अच्छा तो आपको भी एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। सो हमने वो मैच में थोड़ा सा मतलब ड्यू फैक्टर था, टॉस जीता, हमने फील्डिंग लिया। तो मैं स्टार्टिंग का वो टूर्नामेंट में मैं जनरली सेकंड और फोर्थ ओवर डालता था, और लास्ट 18th और 20 लास्ट ओवर डालता था। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 ओवर डाला, 2 ओवर में 4 रन देके ये पार्थिव पटेल को कॉट बिहाइंड किया, और उन्मुख चंद को इन स्विंग बॉल पे बोल्ड मतलब बोल्ड किया। तो एज अ यंगस्टर वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो टीम 17 ओवर में ऑल आउट हो गई। मैं 18वां और 20वां ओवर डाल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक नया एक्सपीरियंस है एज अ यंग प्लेयर, अगर मैं खेल रहा हूँ किसी बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मेरे लिए आप बोल सकते हो कि मेरे लिए मतलब मेमोरेबल मोमेंट था वो। जी। वहां से थोड़ा सा हम और थोड़ा सा नजदीक आते हैं। मुंबई T20 लीग हमने देखा है, आपने पृथ्वी शॉ को गेंदबाजी करते हुए, हमने देखा है ईशान किशन को आप गेंदबाजी करते हुए, और भी नामी दामी खिलाड़ी के साथ आप खेल चुके हैं। मुंबई T20 लीग जो शायद वो सपना को साकार किया है, या फिर आपको एक ऊंचे स्तर पे लाकर खड़ा किया है। मुंबई T20 लीग का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभूति रहा है, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा वो टूर्नामेंट। एक्चुअली अभी 2-3 साल से जब से कोविड आया तब से नहीं हो पा रहा है। वो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है इन इंडियन लीग, आई सेड, मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना उसमें प्राइस रहता है वो किसी भी लीग, ना वो कर्नाटका प्रीमियर लीग में, ना वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में रहता है। और जो उसकी क्वालिटी है वो उस टूर्नामेंट की, मुंबई प्रीमियर लीग की, वो मुझे और किसी टूर्नामेंट में ऐसा देखने को नहीं मिलती। जिस हिसाब से उसमें होते हैं, प्लेयर्स एफर्ट लगाते हैं। तो ये एक तरीके से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एक नई सोच थी कि वो कुछ एक जो जो प्लेयर्स जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो जो क्लब स्तर पे अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और मैं एज अ क्लब क्रिकेट में मैं कुछ खेला नहीं हूँ ना, मैं स्टेट रिप्रेजेंट किया हूँ ना, मैं एज ग्रुप खेला हूँ। सो मेरी जी। बिडिंग आई थिंक फर्स्ट ईयर मेरी बिडिंग 50,000 थी, तो मुझे 80,000 में सोबो सुपरसोनिक्स टीम ने लिया उन्होंने। और उसके कैप्टन अभिषेक नायर थे, जो कि अभी अभी आजकल फिलहाल मतलब मेंटोर हैं केकेआर के। जी। और जाहिर खान सर जी कोच थे। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि आप इतने वानखेड़े स्टेडियम में मैच आपका लाइव हो रहा है, स्टार स्पोर्ट्स से मैच चल रहा है, बड़े बड़े सेलेक्टर्स ये सब मैच देख रहे हैं। सो जैसे एक्चुअली जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, तो उनके थ्योरी बहुत सिंपल रहती है, क्योंकि वो इतने मैचेस खेल चुके होते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। वहां तो जो ऑडियंस रहती है वो मतलब बाउंड्री के बगल में बैठ को आपको उल्टा सीधा बोलती रहती है, चेयर अप करती रहती है। तो कान को आदत हो जाती है वो प्रेशर झेलने की। सो ऐसा हाँ। कुछ नहीं था, बस यही था कि यार ये टूर्नामेंट है, इसमें अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता है। तो मेरी सिंपल प्लानिंग थी कि मुझसे अभिषेक भाई ने बोला था कि अंकुर तेरे को स्लॉग ओवर में बॉलिंग डालना है। सो उन्होंने जब स्लॉग ओवर बोला तो थोड़ा मेरे लिए और इजी हो गया, क्योंकि स्लॉग हमको टेनिस में स्लॉग हर ओवर ही स्लॉग ओवर है टेनिस बॉल में। हाँ। तो उस हिसाब से प्लान सिंपल ही था कि मेरा कि मुझे कौन सा बॉल किस टाइम पे यूज करना है, मतलब वाइड यॉर्कर डालना है, स्टंप में डालना है, स्लोअर वन डालना है, या लेंथ बॉल डालना है। वो सिंपल थ्योरी रखता हूँ मैं कि मुझे जो अगर इवन मुझे लगा कि यॉर्कर डालना है तो फुल टॉस गिरा बॉल तो भी मैं यॉर्कर ही डालूंगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं यार फुल टॉस गिर गया नेक्स्ट बॉल नहीं डालूंगा। तो मेरी थ्योरी सिंपल है। फिर उस साल हम लोग सेमीफाइनल हार गए। जय बिस्ता ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत सारे प्लेयर्स थे। फिर सेकेंड ईयर
भी मेरी सेम सेम प्राइस था, क्योंकि मैं कुछ खेला नहीं था। सेम बिडिंग थी 50,000, जो मेरा बेस प्राइस था। लेकिन नेक्स्ट ईयर में 1,80,000 में गया। आग अंधेरी टीम ने मुझे खरीदा कि वो मेरे लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे ही। और इस टीम में, इस टूर्नामेंट में हमारे संदीप पाटिल सर जी मेंटोर थे, और अपना केविन अल्मीड़ा कैप्टन था, इकबाल अब्दुल्ला था, शुभम राजड़े था, अपना तुषार देश पांडे था जो कि अभी दिल्ली के लिए भी आईपीएल खेला, आईपीएल खेल रहे अभी सीएसके के लिए खेल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो खेल के एक अलग एक्सपीरियंस था। जैसे ऐसा नहीं लगता है, लोगों को लगता होगा यार वो प्लेयर हैं, बहुत मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं। प्लेयर नहीं है यार, सब एक ही जैसे होते हैं। देखो, सबको सिर्फ ये फर्क होता है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल उनसे उनका आपसे ज्यादा अच्छा होगा, या प्रेशर आपसे ज्यादा अच्छा हैंडल कर लेते होंगे। और सेकंड थर्ड चीज ये कि प्रैक्टिस और उनकी मेंटेलिटी कैसी है, कि वो कितने पॉजिटिव रहते हैं अंडर प्रेशर। सो मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो बहुत सारे प्लेयर्स का मैं अभी नाम भी वो ले सकता, इतने प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि डिफरेंस है मुझ में या उनमें। सिर्फ इतना डिफरेंस है, मुझे लगता है कि वो वहाँ मतलब वहाँ खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। सो पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही मैंने पूरा टूर्नामेंट में बॉलिंग डाला। और उसका मुझे लगा कि यार अभी और आगे भी होना चाहिए था टूर्नामेंट, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अंकुर सिंह, जो टेनिस गेंद होता है या फिर जो हमारा ड्यूस गेंद होता है, फर्क नजर आया है आपको? आप जब भी टेनिस से जाकर उस गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं, कुछ ना कुछ आपको चेंज ऑफ करना पड़ता है उस फॉर्मेट पे? जी ऑब्वियसली, मैं अगर प्लेयर मानता हूँ, किसी को अगर प्लेयर है अच्छा, तो उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। वो सिर्फ टेनिस बॉल ही नहीं हो, तो कोई भी बॉल हो। ऐसा नहीं कि आप टेनिस बॉल भी खेल रहे हो तो आपको हर जगह हैवी बॉल ही मिलेगा। कहीं आपको रेड बॉल मिलता है, कहीं आपको ग्रीन बॉल मिलता है, मतलब कहीं कहीं लाइट बॉल मिलता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं हैवी बॉल का अच्छा बॉलर हूँ, या मैं लाइट बॉल नहीं डाल पाता हूँ। तो क्रिकेट में एक्सक्यूज नहीं चलता है कि अगर आप क्रिकेटर हो आप, तो लाइफ में क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं। अदरवाइज क्रिकेट मत खेलो आप। तो मेरे हिसाब से जो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडजस्ट, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 से 2 ओवर लगते हैं कि मैं थोड़ा अगर नेट्स में गया 1-2 ओवर, या 2-4 बॉल डाल लिया, तो एक कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ वो 2 बॉल या 1 या 2 ओवर लगता है एडजस्ट करने के लिए। हाँ थोड़ा इशू होता है सिर्फ वो रेड बॉल में, क्योंकि रेड बॉल स्विंग कराना होता है डेज क्रिकेट में, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन की। आप थोड़ा रिस्ट पे वर्क करो, उसको कंट्रोल करो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि व्हाइट बॉल में अगर कोई अच्छा मेच्योर बॉलर है या मेच्योर प्लेयर है तो उसको दिक्कत होती होगी। जी। लेकिन आप एक सबसे बड़ा उदाहरण सेट कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं हमारे जितने टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, जितने यंगस्टर है, कि आप सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ तक सिर्फ सफर नहीं है, आप बहुत आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं आप उस लेवल तक खेल सकते हैं, और फ्रंट ऑफ द लीड बतौर कप्तान आपने इस चीज को समझाया है, और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझदारी के साथ कप्तानशिप किया है। कैप्टन कूल आपको बुलाते हैं क्योंकि आप कूल एंड काम, पूरा बर्फ की तरह ठंडा रहते हैं। मैदान पे क्या डिसीजन लेना है, वो सोच विचार जो करते हैं वो बहुत बढ़िया रहा है। आपका जीत का प्रतिशत जब उठाकर देखते हैं 100%, 10 ओवर का मैच, 12 ओवर का मैच, आप कभी हारते नहीं है, और ये सबसे बड़ा उपलब्धि रहा है अंकुर सिंह के क्रिकेट कैरियर पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक रिकॉर्ड को याद कीजिए जो अभी तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाएगा अंकुर सिंह के क्रिकेट कैरियर को हम जब उठाकर देखेंगे। वो रिकॉर्ड आपने खुद बनाया था। नहीं एक्चुअली मैं मैं ऐसे रिकॉर्ड याद रखता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेमोरेबल जो मूवमेंट है, क्योंकि आप जैसे अपने रिकॉर्ड याद रखेंगे कि आपने अच्छा क्रिकेट में अच्छा क्या किया है, तो थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं थोड़ा सा घमंड आने लगता है। ऐसा मेरे हिसाब से लगता है कि, तो मैं हमेशा ऑलवेज कोशिश करता हूँ जो मैंने खराब किया है वो मैं याद रखता हूँ कि यार मैंने ये खराब किया है, मेरी वजह से ये ओवर में रन आया, या मेरी वजह से ये टीम हारी। तो उससे क्या, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ और कोशिश करता हूँ और कितना मेहनत करना है। लेकिन फिर भी मेरे लिए कि ये मेरे लिए जो बोलेंगे कि आप, जो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, वो वही मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। ऐसे मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन वो मेमोरेबल मोमेंट इसलिए था क्योंकि वो मैं लाइफ टाइम याद रख सकता हूँ और याद रखूंगा। क्योंकि कल को मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मैं उनको भी वो बोलूंगा कि नहीं यार तुम्हारे डैडी ने ये परफॉर्मेंस किया था यहाँ पे। सो वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट है। 2 से 3 विकेट आप शायद चटकाए थे उस मुकाबला पे, यस। बहुत किफायती गेंदबाजी की थी, और आखिरी विकेट लेकर मैच आपने खत्म किया था। और शायद उससे बड़ा रिकॉर्ड शायद हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को हराया राइट है। राइट। अब आते हैं मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपने बहुत जीता है, लेकिन जो पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड था, कहाँ पे आपने कौन सा टूर्नामेंट पे वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया था, और वो सबसे आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द मैच हो?
नहीं, ऐसे तो बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो ऊपर वाले की दया दुआ से, आप लोग की दुआओं से बहुत सारे मिले हैं। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगर मुझे जैसे याद किया जाए कि जब मैं स्टार्टिंग में लखनऊ में प्रोफेशनल टीम में खेल रहा था, तो मैं 10th क्लास के बाद फर्स्ट टाइम हमारी टीम थी उधर, अमरुद 11, सॉरी सम्राट 11 लखनऊ में। आनंद भाई जी। वगैरह, समी भाई वगैरह खेलते थे उसमें, दीपू भाई वगैरह। तो उस टीम में मैंने फर्स्ट टाइम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि सिमरा एक जगह पड़ती है बाराबंकी में, वहां मैं टूर्नामेंट खेलने गया उनकी टीम के लिए एज अ बॉलर। तो आई थिंक मेरे लिए जो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर पहला अचीवमेंट, पहला मैन ऑफ द मैच वही था। बाकी ऐसे में तो अगर वैसा बात किया जाए बड़े टूर्नामेंट में, तो फिर अरब प्रीमियर लीग जो कि अजमान में होता है सऊदी में, वहां मैं फर्स्ट टाइम मैं बाहर खेलने गया आउट ऑफ इंडिया, और वहां मैंने मैन ऑफ द मैच आई थिंक लिया, और बेस्ट बॉलर भी रहा वो टूर्नामेंट में। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए एक टूर्नामेंट पे, हर मैच पे आपको अच्छा करना पड़ता है, बेहतर से बेहतरीन करना पड़ता है। तो कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे आपने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था, और वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड आपके लिए हो, और कभी भी आप वो ट्रॉफी को देखते हैं, उस मैच का यादें थोड़ा सा ताजा हो जाता है आपके लिए? नहीं, एक्चुअली बोला जाए तो ऐसे सीरीज भी ऑलमोस्ट बहुत मिला है, क्योंकि आप, क्योंकि मैं अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो लोग जानते नहीं होंगे, थोड़ा कम ही जानते होंगे कि मैं बैटिंग भी करता हूँ। यूपी में मैं जाता हूँ तो वहाँ एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर दोनों में रहता हूँ, बैटिंग भी ऊपर ही करता हूँ। तो यूपी में थोड़ा ज्यादा सीरीज मिली है, लेकिन फिर भी मैं, अगर एज अ बॉलर आप सीरीज लेते हैं तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरे लिए टूर्नामेंट होता है, या मुंबई में नेरुल करके जगह है, शिरवने का टूर्नामेंट, जो कि रबर बॉल से होता है। और रबर बॉल बारिश के टूर्नामेंट में आप एज अ बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो तो बहुत बड़ी बात है। और आपको भी पता होगा, टेनिस क्रिकेट में, इवन टेनिस क्रिकेट में भी अगर आपको एज अ बॉलर बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज मिल रहा है, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे जी। वो नेरुल में वो टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो वो जब भी ट्रॉफी मैं देखता हूँ, या मैं जब भी वो फोटोज देखता हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं यार, मतलब फेयर, पहली बात तो वहाँ फेयर क्रिकेट हुआ है। वरना जनरली आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ये बन गई है कि क्रिकेट पूरा इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत बैट्समैन करता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत बॉलर भी करते हैं। जी। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, अंकुर सिंह, देखिए हर खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलना चाहता है या फिर और कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, स्ट्रगल उनका साथ जरूर निभाता है, क्योंकि स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के कोई आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे अंकुर सिंह का जो क्रिकेट कैरियर रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, और किस मेहनत के साथ वो आगे की तरफ बढ़े हैं, उस दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे जहां पे अंकुर सिंह खुद को सवाल कर रहे थे कि क्या हो रहा है और मेरे को क्या करना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली, जैसे कई बार जब जब एक्चुअली मेरा, जब क्रिकेट छोड़ने गए, मेरी जो इच्छा हुई, मेरा जो जो दिल किया, जब मैं 12th में था, मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे हार्ट अटैक की वजह से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा आया, क्योंकि आपको पता है, आप क्रिकेट खेलते होगे तो फिर इवन अगर आप खेलते होगे तो आपके ऊपर भी घर वालों का बहुत प्रेशर रहा होगा आपके टाइम पे। सो वो तो हर फैमिली का रहता है इशू, कि अगर आप क्रिकेट खेलोगे, क्या खेलोगे, क्या मिलेगा क्रिकेट में। जब देखो दिन भर बैट बॉल लेके भागते रहते हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ नौकरी मिल जाएगी, तो ये सब चीजें थी। तो उस टाइम मैं भी यार 12th में था, फादर एक्सपायर किए। तो एक दिमाग में मेरे साइड में आया कि नहीं यार, सब यही बोलते हैं क्रिकेट क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट छोड़ देता हूँ। तो मुझे याद है, मुझे वो दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब काफी टाइम पहले की बात है। तो हम लोग डेली शाम में खेलने जाता था, मैं चुपके से घर से निकल जाता था। तो मैं 2-4 दिन से गया नहीं, तो वो आया गेट के नीचे, आवाज दे रहा था, अंकुर क्या हुआ करके। तो मैं बोला नहीं यार, नहीं खेलना, ऐसे मन नहीं कर रहा है। तो उसने बोला कि नहीं यार, ये सब तो होता रहता है ऐसे लाइफ में, ऐसा ही सब होता रहता है। तो जैसे दोबारा जो बोल सकते हैं आप क्रिकेट में, तो उसी ने मुझे एंट्री करवाई। और उसके बाद फिर कभी मैं ऐसा पीछे मुड़ के देखा नहीं है। मतलब मैं सिर्फ यही सोचता गया, बस खाली क्रिकेट खेलना है। और मैं अपने फैंस के लिए, या मुझे बहुत सारे लोग ऐसे, वो लड़के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया चांस दीजिए, चांस दीजिए। तो आपको पता है कि देखिए, आपको उस लेवल के रहोगे तो आपको खुद से चांस मिलेगा, कोई ना कोई, मैं नहीं कोई और देगा। पहले उसके लिए जरूरी है कि आप मेहनत करो, वो लेवल पे जाओ। और आज के टाइम में आपको चांस जो है ना, बहुत ऐसा नहीं कि आप कैपेबल होगे तो आपको ऑटोमेटिक चांस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो लायक है, उनको चांस मिलेगा। यहाँ कोई आपका गॉडफादर नहीं हो सकता, ना मैं, ना मेरा कोई था। मैं भी जो आया हूँ, खुद से मेहनत करके आया हूँ। सो उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना है। मुंबई गया, मुंबई में क्रिकेट मैंने चालू किया, लेदर बॉल क्रिकेट। तो घर से इतना फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं, क्योंकि घर वालों का ये था कि नहीं भाई, तो पढ़ाई कर, और जो है कि क्रिकेट मत खेल। तो वहां मैं गया हूँ, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त अबू सामा है, हमीद भाई हैं, काफी सारे फ्रेंड लोगों ने मेरी वहां पे हेल्प करी। और भी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ भाई, नाराज मत होना लाइव पे, ठीक है। जी। तो जी। इसलिए तुम लोग बहुत हेल्प करी। मैं वहां पे गया, इवन मैं वहां प्रैक्टिस करता था, दिन भर ग्राउंड में रहता था अपना।
जब भी चाय नाश्ता मिल गया तो खा लिया, चाय वड़ा पाव ये सब खा के। और सिर्फ दिमाग में ये था नहीं यार, बस खाली प्रैक्टिस मेहनत और जहां मिलेगा वहां परफॉर्म करना है। आप किसी जी से ये नहीं कर सकते नहीं मुझे खिला दीजिए। इवन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि नहीं मुझे आप खिला दीजिए। इवन वो लेदर क्रिकेट की भी बात करूं, मैंने कभी आज तक किसी सर से या कोच से भी नहीं कहा कि सर आप मुझे यहाँ चांस दे दो, वहां चांस दे दो। मैं तो अभी भी आज भी जानता हूँ कि अगर आप कैपेबल हो तो आपको जरूर 101% आप हो तो आपको चांस मिलेगा ही। तो वहां से फिर इवन जब, क्योंकि लेदर क्रिकेट में स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं मिल सकता, आपको ही पता है कि जब आप कोई लेवल नहीं खेले हो तो आप स्ट्रगलिंग क्रिकेटर हो तो नहीं मिल सकता पैसा। तो मैं जब मेरे पास पैसे खत्म होते थे तो मैं वापस यूपी आता था, वहां टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता था, मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट या बेस्ट बॉलर लेता था। कोई अगर सामान मिलता था, मान लीजिए कुछ मिल गया, टीवी मिल गई, फ्रिज मिल गई या कुछ भी मिल गया, एनीथिंग एल्स, तो उसको बेच के फिर जो उससे पैसा मिलता था फिर वापस ट्रेन करके जाता था, मतलब फिर मुंबई जाता था, फिर वहां प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारे ऐसा स्ट्रगल भी है कि मैं कहाँ कहाँ सोया हूँ, कहाँ कहाँ रहा हूँ। तो वो सब तो खैर पुरानी बातें हैं। तो मैं ही चाहता हूँ कि सिर्फ आप मेहनत ही एक चीज है आपको, और आप सही दिशा में अगर मेहनत कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप उसी के लिए पागल हैं, और गधों वाली मेहनत नहीं घोड़ों वाली मेहनत करिए, तो आप 100%, मैं तो बिलीव करता हूँ कि 100% आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। जरूर। मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है। और आपने उस मुश्किल परिस्थितियों को सामना किया, फिर वो मुकाम को हासिल किया। इसलिए कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर देखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। आप सामने वाला टीम को मिटा देते हैं क्योंकि आपकी गेंदबाजी पे वो वेरिएशन नजर आता है, चेंज ऑफ पेस, अपने कमाल की गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, बतौर गेंदबाज आपका स्टॉक डिलीवरी, ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं, और स्लॉग ओवर पे आपका सोच क्या रहता है गेंदबाजी करने का, नई गेंद के साथ आप किस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। हमारे जितने भी यंगस्टर है वो अंकुर सिंह का जो गेंदबाजी को आप किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सुनने के लिए तैयार है। नहीं, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से गेंदबाजी तो अलग अलग पिचेस और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होनी चाहिए। जहां मुझे लगता है कि विकेट, मतलब स्किटी विकेट नहीं है, घूमने वाला विकेट है, तो वहां मैं ज्यादातर कटर्स बॉल यूज करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेरिएशन करो तो डिफिकल्ट है। और जहां पे कहीं कहीं विकेट ऐसा भी मिलता है कि बॉल स्किट करके आता है बैट पे, तो वहां आप ज्यादातर शॉर्ट बॉल्स भी आप वेरिएशन के साथ यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बैट्समैन इतने मेच्योर हो गए हैं कि आप अगर 2 बॉल शॉर्ट डालोगे तो नेक्स्ट बॉल रेडी रहते हैं। तो वेरिएशन हर जगह जरूरी है। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको जो बॉल कोई भी आप डालो, लेकिन आपको सबसे जरूरी है कि आपको बैट्समैन को रीड करने आना चाहिए कि आप वो बैट्समैन क्या शॉट खेल सकता है, या उसका क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, या उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, या कैसे आप उसको ब्लफ कर सकते हो फील्डिंग प्लेसमेंट से। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा जरूरी क्रिकेट है, क्योंकि आजकल बॉल तो सेम जो मैं बॉल डालता हूँ बहुत सारे बॉलर्स डालते होंगे, और जो शॉट्स बैट्समैन मारते होंगे वो बहुत सारे बैट्समैन मारते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप अपने आप को कितना बैक कर सकते हैं एक बाउंड्री डालने के, मतलब बाउंड्री लगने के बाद। मेरे हिसाब से तो बॉलर वही है कि जो कमबैक अच्छा करे। क्योंकि देखिए बाउंड्रीज तो कोई भी बॉलर खाता है, जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वही बाउंड्री खाता है, लेकिन जो एट द लास्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बैकअप कैसे करते हो खुद का। तो वो मुझे अभी आजकल के यंगस्टर बॉलर्स में बहुत कम देखने को मिला। बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो दिखते हैं कि नहीं यार, 1-2 बाउंड्री खाने के बाद लगेगा कि यार अगला बॉल विकेट निकाल सकते हैं वो। अभी होता क्या है कि उन लोगों के दिमाग में ये है कि नहीं यार, क्रिकेट आजकल पूरा बैट्समैन का गेम हो गया है। तो अगर पूरा बैट्समैन का गेम है तो आप उसमें अगर अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो ही आप अलग दिखोगे। अगर आप भी सबकी तरह ही करोगे तो आप अलग दिखोगे नहीं। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप जितना हो सके खुद को बैक करो, और आपकी जो स्टॉक डिलीवरी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसे मुझे मालूम है कि मेरी स्टॉक डिलीवरी यॉर्कर है, मैं उसको बैक करता हूँ किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी स्टॉक डिलीवरी क्या है, और अगर आपकी स्टॉक डिलीवरी पे मार पड़ रही है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। तो सिर्फ आप अपनी एक डिलीवरी पे नहीं खेल सकते हो क्रिकेट, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आपका यॉर्कर अच्छा है, कोई बैट्समैन नीचे का बॉल यॉर्कर अच्छा मार रहा है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। तो ऐसा 2-4 वेरिएशन आपके पास होना चाहिए, और उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं डाल सकता हूँ किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, और कभी भी डाल सकता हूँ। मैं नया बॉल भी, मतलब वो नया बॉल भी डाल सकता हूँ, पुराना बॉल भी डाल सकता हूँ। जी। लेकिन व्हाइट बॉल और टेनिस बॉल, किस पे गेंदबाजी करना थोड़ा सा आसान रहा है? आप खामोश किस फॉर्मेट पे आप बल्लेबाज को खामोश रखते हैं ज्यादातर? नहीं नहीं, मुझे तो एक्चुअली दोनों बॉल में मजा आता है बॉल डालने में, क्योंकि एज अ कंपैरिजन अगर किया जाए तो टेनिस बॉल ज्यादा टफ है। क्योंकि टेनिस बॉल में भी देखते होंगे आपके आजकल बॉल ऐसी आ गई है और ग्राउंड ऐसे रहते हैं और बैट ऐसे आ गए हैं,
जो कि कुछ आवश्यकता से ज्यादा ही लंबे होते हैं। लेकिन जी मुझे तो चैलेंज पसंद है कि जहाँ पे आपको मार पड़े वहीं आप बॉल डालो, जहाँ छोटा ग्राउंड हो वहीं पे आप बॉल डालो। मुझे तो एंजॉय आता है, मतलब मुझे तो मजा लगता है, मतलब मजा आता है ये टेनिस बॉल में। और स्पेशली वाइट बॉल तो मुझे थोड़ा एज अ कंपेरिजन आप टेनिस बॉल का देखें तो मुझे थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम रहता है, वो 20 ओवर का मैच होता है। आप टेनिस बॉल मैक्स टू मैक्स खेलोगे 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर। आपके ये उड़ीसा में ही 15-20 ओवर का मैच होता रहेगा, नहीं तो आई थिंक और तो कहीं नहीं होता है। जी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बल्लेबाजी आप ठीक ठाक कर लेते हैं कुछ। याद कीजिए कि अभी तक आपने कितना सेंचुरी लगाए हैं, कुछ याद आ रहा यार है सत्य के पारी? सेंचुरी अभी ऐसा तो नहीं यार, अभी सेंचुरी मुझे जो भी वो लेटेस्ट याद है वो तो भी यही याद है, जो मैं वो डांडा मुंडा में सेंचुरी किया था। वो फर्स्ट टाइम मैं टीटू भैया के लिए खेलने गया था संबलपुर एमएमसीसी में, फर्स्ट टाइम वो मेरा टूर्नामेंट था। और मैं 20 ओवर का आई थिंक मैच था, 20 ओवर का मैच। तो मैं उधर खेलने गया तो क्योंकि 20 ओवर का मैच तो मैं भैया से पहले ही मांग के गया, भैया 20 ओवर का मैच है, मैं ओपन करता हूँ। तो स्टार्टिंग में गया मैं, काफी सारे बॉल मतलब डॉट हो गया और आउट होके आ गया। फिर सेकंड मैच में कोई और ओपन करने गया तो फिर थर्ड में फिर बोला कि भैया मुझे जाने दीजिए, मैं ही जाता हूँ। तो टीटू भैया को थैंक यू बोलूंगा कि उनका बिलीव था, उन्होंने बोला ठीक है अंकुर जा। फिर थर्ड मैच मैंने 50 किया, आई थिंक टीम मुझे याद नहीं। फिर फाइनल मैच में हमारी जो उनके हिसाब से जो सबसे अच्छी टीम थी, टिंडू 11 नहीं, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है वो टीम का। तो उस राइट। हाँ हाँ, तो उनसे हमारा फाइनल मैच था। तो भैया ने बोला अंकुर यार यही बेस्ट टीम है जो हमको मतलब डिफीट करती है, यहाँ पे हमको कंपटीशन देती है। मैंने कहा कि भैया वो उनके हिसाब से ये भी था कि एक लेफ्टी बनाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं भैया, जो हमारी प्लेइंग 11 जो खेल रही है, राइटी हमारे पास अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। और राइटी ऐसा नहीं कि वो हर तरफ खेलते हैं, कवर्स भी खेलते हैं, रिवर्स भी खेलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ मारते हैं। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और वो मैच में मैंने सेंचुरी किया, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि आप किसी टूर्नामेंट के फाइनल में इतनी पब्लिक के सामने, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट में आप अगर फाइनल में सेंचुरी कर रहे हो तो वाकई में खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी है मेरी। ऐसे मैंने बहुत सारे सेंचुरी मारे हैं, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि बैटिंग अभी थोड़ा इधर जब से मुंबई आ गया थोड़ा बैटिंग कम मिलती है। जी। लेकिन हम जब भी देखते हैं एमएमसीसी संबलपुर, अभी अभी बिग हिट्स का एक टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पे आपका इंतजार किए थे, बहुत सारे लोग आए थे। और मेरे को पर्सनली बहुत सारे सवाल और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आया था कि अंकुर सिंह आ रहे कि नहीं, क्योंकि बहुत समय कंफ्यूज थे हम कि आएंगे कि नहीं। कृष्णा सपूते आए थे और उनको भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आपको मिस किया, पूरा उड़ीसा मिस किया, पूरा भुवनेश्वर मिस किया कि अंकुर सिंह का गेंदबाजी देखने के लिए भीड़ लगा था। लेकिन उम्मीद ये रही है कि आप उड़ीसा बार बार आए और आपका खेल दिखाए और आप दिलों को जीते। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 विकेट हॉल, इसके बारे में ये सवाल पूछने से पहले तो मैं गलत सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने बहुत बार 5 विकेट हॉल लिए हैं, लेकिन एक स्पेशल 5 विकेट हॉल को शेयर कीजिए। स्पेशल 5 विकेट हॉल मैंने क्या बोलते हैं नाम भूल गया टूर्नामेंट का, ये घाटकोपर में टूर्नामेंट होता है टेनिस बॉल। उसमें मैंने जी फर्स्ट फर्स्ट नहीं बोल सकते, उसमें मैंने जो वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि टेनिस बॉल्स में अगर आप 5 विकेट लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसमें मैंने 2 ओवर में 4 रन देके 5 विकेट लिया था, वो मेरे लिए बेस्ट था। और बाकी ऐसे लेदर क्रिकेट में मैं मेरे लिए अचीवमेंट की बात करें तो कांगा लीग करके एक टूर्नामेंट होता है, उसमें मैंने 5 विकेट लिया है। वो टूर्नामेंट है वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन मुंबई। तो वो मेरे लिए एक जो है कि आप देखोगे सीजन क्रिकेट में आपको अच्छा फील होता है वो देखने के बाद। चलिए अब क्या करते हैं कि टेनिस क्रिकेट से 5 खिलाड़ी और अब जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं वहां से 5 खिलाड़ी, यानी कि थोड़ा सा आईपीएल लेवल के खिलाड़ी का 5 खिलाड़ी का आपको नाम लेना है। तो सबसे पहले बल्लेबाजों से शुरू करते हैं, टेनिस क्रिकेट से शुरू करते हैं। उस 5 बल्लेबाज का नाम लीजिए जिन्होंने प्रभावित किया है अंकुर सिंह को। नहीं ऑब्वियसली, जैसे मैं अगर वो लेफ्टी बैट्समैन की बात करूं तो मुझे जो मुन्ना शेख बहुत पसंद है, लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन लगता है मुझे। और दूसरा अपना थॉमस डाइस, राइटी बैट्समैन में आप बोल सकते हो। और अपना तीसरे अगर वो बात किया जाए तो बंटी पटेल, बहुत ही शानदार बैटिंग करता है, आई थिंक आपने देखा होगा बैटिंग उसकी। जी और कृष्णा सातपुते तो आप जानते ही हैं कि इतनी अच्छी क्योंकि कोई भी ऐसे 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 ही नाम नहीं कमाता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस लगते हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से उस्मान पटेल। उस्मान पटेल। 5 बल्लेबाज का आपने नाम लिया। बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि आप टप्पा ढूंढिए, टप्पा पे डालिए, निकल जाइए, यहाँ पे भाई कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मार पड़ सकती है। किस बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे? 5 से सिर्फ एक बल्लेबाज का नाम लेना है आपको।
अभी ये तो मुझे तो आज तक कभी किसी बैट्समैन के सामने कभी टफ लगा ही नहीं। ये सवाल है जो सवाल अभी आपने किया, मैं यहाँ केरला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंडोर टेप बॉल। तो यहाँ हमारे जी। टीममेट्स ने भी कल सेम यही सवाल किया उसने कि भैया आपको ऐसा कौन सा बैट्समैन डिफिकल्ट लगता है जिसके सामने आपको बॉल डालने में सोचते हो आप। मैंने कहा यार मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ। हाँ बस मैं सोचता खाली रबर बॉल डालने में, क्योंकि रबर बॉल में ऐसा होता है बारिश का टूर्नामेंट होता है, वो ग्रिप नहीं मिलती है, पैर को ग्रिप नहीं मिलता है और पैर स्लिप होता है। तो वहां ये रहता है कि भाई 6 बॉल डाल दो, 6 बॉल गिर जाए और निकल जाओ। बाकी मुझे और कहीं और कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है। चलिए, कोई बल्लेबाज से आप डरते नहीं और डरना भी नहीं चाहिए। आप बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाज सिर्फ मैच जिताते हैं, गेंदबाज विन द टूर्नामेंट, विन द लीग। या तो गेंदबाज सबसे बड़ा नींव है जो जीत का सूत्रधारा बनते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप जैसे पृथ्वी शॉ, ईशान किशन जैसे नामी दामी खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं, तो फिर जब हमारा इंडिया क्रिकेट को आप उठाकर देखते हैं, वहां से 5 बल्लेबाज का नाम लीजिए आप जिनके साथ खेले हैं। मुझे तो बैटिंग देखा जाए तो ईशान किशन की अच्छी लगती है, संजू सैमसंग है, और अपना रिसेंट आप वो तो सर हैं भाई मेरे भी समझ लिए भगवान ही है, महेंद्र सिंह धोनी। जी। उनकी बैटिंग अच्छी लगती है। और अपना आप बोल सकते हैं एबीडी की बैटिंग। एबीडी भी फेवरेट है मेरा, क्योंकि जो क्रिकेट में जो भी एक आप बोलते हैं जो यूनिक शॉट्स जो भी लेके आए हैं वो एबीडी ही है। उसके जैसा आई जी। थिंक इन फ्यूचर भी कोई नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वो जिस एज में आके जिसने जो परफॉर्मेंस दे दिया है वो आई थिंक कोई नहीं दे पाएगा। और पांचवें बैट्समैन में आप नए प्लेयर की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से लगता है कि शुभम गिल। शुभम गिल जीता है सबका दिल, और शुभम गिल ने दिया है शुभ समाचार वेस्ट इंडीज से भी। लेकिन ये जो 5 बल्लेबाज का नाम लिया आपने, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। जब पहली बार आपको मौका मिला ये सारे खिलाड़ियों के साथ खेलना या फिर उनके साथ डगआउट शेयर करना, तब कैसा लग रहा था? क्या आप कभी कभार सोचे होंगे कि अपने आप से सवाल किए होंगे कि नहीं, यहाँ तक पहुंच चुका हूं तो आगे की रास्ता भी आपको दिख रहा था कि आगे की रास्ता खुल सकता है मेरे लिए? तब क्या सोच था जब आप पहली बार ये सारे खिलाड़ियों के साथ डगआउट शेयर किया था? नहीं ऑब्वियसली मेरा ये मतलब मेरा ये सिंपल था कि ये भी वो मेरे साथ बैठे हैं तो मैं भी उनके लेवल का प्लेयर हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई भी प्लेयर खेलता है तो वो मेरे लेवल का हो गया, मैं उनके लेवल का हो गया। मेरी सिंपल थ्योरी रहती है। तो मेरा सिर्फ यही फोकस था कि मैं और कितना अच्छा इनके अगेंस्ट परफॉर्म कर सकूं और कितना अच्छा कर सकूं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मैं आगे की नहीं सोचता, मैं तो प्रेजेंट में जीता हूँ। मेरी सिंपल थ्योरी है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो आप वो मैटर करता है। ना मैं पास्ट का सोचता हूँ ना मैं फ्यूचर का सोचता हूँ। मुझसे कई लोगों ने ऐसा बोला कि फ्यूचर का सोचना चाहिए, सो अभी फोकस कर रहा हूँ फ्यूचर पे, नहीं तो मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीता हूँ। पास्ट का तो बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन करीबी दोस्त कौन था? बहुत मतलब आप सब कुछ शेयर कर रहे थे उनके साथ। इंडिया क्रिकेट से कोई किस खिलाड़ी का नाम लीजिए जो आपके बहुत करीबी दोस्त थे। नहीं अभी अभी तो मेरे वो दोस्त बहुत अच्छा है, शिवम दुबे। हम लोग साथ में खेले हैं आरसीएफ टीम के लिए, हम लोग साथ में खेले हैं। इवन हम लोग जब टूर करते थे, हमारी कंपनी जब टूर होता था आरसीएफ का T20 वगैरह खेलने जाते थे तो हम लोग रूम पार्टनर भी रहते थे। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं अगर लेट नाइट जग रहा हूँ तो उसने खुद से बोला रे भाई सो जा यार, मैच है सुबह, ऐसा करके। तो मेरी होती रहती शिवम दुबे से। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। जूनियर है हमारा सरफराज खान, उससे भी होती जी। रहती है बात। आकाशदीप है जो कि बंगाल का अभी आरसीबी में खेला। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। आपके उड़ीसा का रणजी ट्रॉफी प्लेयर तरुण है। तो बहुत सारे हम्म। ऐसे प्लेयर हैं जिनसे होती रहती है बात। इवन सलाह भी लेते हैं, तुषार देश पांडे है, बहुत सारे ऐसे नाम है, मुझे नाम भी कम पड़, शशांक सिंह है। होती रहती है बातचीत उनसे मेरी। चलिए, अब बॉलर के ऊपर आते हैं। टेनिस क्रिकेट से 5 गेंदबाज और प्रोफेशनल क्रिकेट से 5 गेंदबाज का नाम लीजिए जिन्होंने प्रभावशाली गेंदबाजी किए हैं और आपको प्रभावित किए हैं। मेरे हिसाब से बॉलर जिससे मैं मेन वो आप बोल सकते हैं फरमान है। राइटिंग बॉलर की आप बात करें तो फरमान दिल्ली से, और भी रिसेंट में विजय गढ़वाली अच्छा बॉल डाल रहा है। जी। हमारी टीम का लड़का विश्वजीत ठाकुर है, बेस्ट ऑलराउंडर है। फिरोज शेख है, और जो हमारे यूपी का बॉलर जिशान है। तो ऐसे कई जी। सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ, और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के और भी अच्छा करेंगे वो। चलिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट पे आते हैं। वहां से 5 नाम लीजिए आप जिनके साथ खेले हैं और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। नहीं ऐसा बॉलर्स तो जिनके साथ खेले हैं वो तो फिलहाल अभी इंडियन टीम में वगैरह नहीं है। ये अपना अंकित राजपूत हो गए, फिर अपना ये पवन सुयाल हो गया, फिर अपना क्या नाम राहुल शुक्ला हो गया। ये सब तो भी हैं जिनके साथ खेला हूँ, ये जो भी खेल लिए हैं। लेकिन वैसे अगर बॉलर्स की बात करें जो पसंदीदा बॉलर के, तो भाई वो तो सबका फेवरेट है, जसप्रीत बुमराह।
वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, इवन वाइट बॉल क्या, कोई भी बॉल स्पेशलिस्ट है उसको बोल सकते हैं, वाइट बॉल स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकते। हाँ, शार्दुल भाई हैं, शार्दुल भाई मेरी टीम में ही है, टाटा कंपनी में हम लोग साथ में ही है। शार्दुल ठाकुर है, फिर अपना ये, और जहीर भाई थे मेरे फेवरेट बॉलर। और ये मिशेल स्टार्क है। आप जैसे आप नए में देख सकते हैं, आप ट्रेंट बोल्ट भी है, मतलब सॉलिड बॉलिंग करता है वो। तो ऐसे हैं बॉलर्स जिनको मैं पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल। ये 5 खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और उन्होंने आपको प्रभावित किए हैं। अब थोड़ा सा ऑलराउंडर के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ऑलराउंडर का चुनाव करना। टेनिस से 5 ऑलराउंडर जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग पे बाजी मात किए हैं, फील्डिंग भी तो ऑल्सो। अगर बात किया जाए तो मेरे मेरे हिसाब से तो फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए अपना विश्वजीत ठाकुर ही आता है। उसके बाद बंटी पटेल है, फिर हमारे यूपी का धीरज सिंह है, और ऐसे जी बहुत सारे, आयुब शेख है। ऐसे बहुत सारे, एक्चुअली ऑलराउंडर थोड़ा कम दिखते हैं लेकिन फिर भी जी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कामरान है, कामरान भी बैटिंग बॉलिंग करता है। तो हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जी। यहाँ पे कोई सवाल पूछा था कि उड़ीसा से कुछ खिलाड़ियों का नाम आप लेना चाहेंगे जिनके साथ आप क्रिकेट खेले हैं और बहुत मजा आता है आपको उनके साथ खेलने के लिए। नहीं, खेलने तो मैं तो भाई जैसे ज्यादातर प्लेयर्स को तो मैं जाना नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं जो वो अपनी एमएमसीसी टीम में खेला हूँ तो उसमें जाना हूँ, तो मुझे वो जगत, उसकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है, जिस हिसाब से वो शॉट्स खेलता है, मतलब कटर्स को वो जितना टाइम रहता है उसके पास कटर्स को शॉट खेलने के लिए, जिस हिसाब से वो एडजस्ट करता है, और जो स्ट्रेंथ है उसकी वाकई में काबिले तारीफ है। अपना असलम हो गया, और असलम। अपना आद्या करके एक प्लेयर है वो हो गया, फिर विमल करके, ऐसे बहुत सारे प्लेयर, तरुण है, तरुण तरुण के साथ वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोग एज अ बॉलर हैं, थोड़ा वो भी हिंदी थोड़ा समझता है तो मैं भी समझता हूँ, तो उससे थोड़ा अच्छी मतलब बॉन्डिंग है। बाकी सभी प्लेयर्स हैं। देखिए क्रिकेट में क्या होता है, जैसे सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो आपकी रिस्पेक्ट है वो आपको दिल में रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड में आप ऑन फील्ड उतर रहे हो तो आपको एंजॉय करते हुए क्रिकेट खेलना है। उसमें अगर आप ईगो लेके बैठोगे कि नहीं मैं ज्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं सीनियर हूँ, उसको वैसे रहना चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जी। उस्मान पटेल के बारे में बहुत सारे हमारे क्रिकेट प्रेमी जानना चाहते हैं, वो किस किस्म के खिलाड़ी हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आप जब भी उनको करीब से देखते हैं किस किस्म के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं? आप थोड़ा सा बताइए आपके एक्सपीरियंस से उस्मान पटेल के बारे में। नहीं, मैं तो अब आपको ही नहीं, मैं तो वो जो भी मुझसे मिलता है उसको यही बोलता हूँ, जिस टाइम वो फॉर्म में रहता है, जब उसके बैट को बॉल लगता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा कोई बॉल बना ही नहीं है जो उसको आउट कर सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे, हमारी टीम में खेला है वो, रायगढ़ की टीम में, तो मैंने उसकी बहुत सारी ऐसी इनिंग देखी है कि जो शॉट्स, जिस भी कितना भी लंबा बाउंड्री हो, वैसे बाउंड्री से फर्क नहीं पड़ता उसको, जो शॉट्स वो मार देता है। मतलब ऐसा नहीं है, जनरली शॉट्स बैट्समैन एक ही तरफ खेलते हैं, या जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन होता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं उसका कोई वीक जोन है जब वो फॉर्म में रहता है। क्योंकि देखो क्रिकेट जो है फॉर्म का भी गेम है, कि आप फॉर्म में हो तो बैट पे बॉल ज्यादा अच्छे से लगता है। तो जब वो फॉर्म में रहता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बॉल बना है जो उसको आउट कर सकता है। जी। चलिए अब फटाफट मैं जो सवाल रखूंगा, अब उस सवाल का सिर्फ खिलाड़ियों का नाम लेना है। फियरलेस बैट्समैन टेनिस क्रिकेट का। अब हम आएंगे टेनिस उस क्रिकेट है, पे। जी, टेनिस क्रिकेट का फियरलेस बैट्समैन। थॉमस डेस। एक्यूरेट बैट्समैन। फेवरेट एक्यूरेट बैट्समैन, एक्यूरेट बैट्समैन यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट खेलते हैं, क्लासिकल होना चाहिए। तो प्रथमेश पवार। एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। विजय पावले। गेम चेंजर। गेम चेंजर, हमारी टीम में अगर बात करें तो दो प्लेयर हैं, मैं तो क्योंकि दो तीन इनिंग देखी है उनकी मैंने, एक बंटी पटेल है और दूसरा बिलाल राजपूत। बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर भी मेरी टीम में तो यही दो हैं। चलिए, बेस्ट ओपनर, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए। बेस्ट ओपनर मुन्ना शेख, एंड मेरे हिसाब से कृष्णा सातपुत है। कृष्णा सतपुते। बेस्ट विकेट कीपर। टेनिस क्रिकेट में तो ऐसे कोई बेस्ट विकेट कीपर नहीं, लेकिन फिर भी मेरे लिए बेस्ट विकेट कीपर है वो योगेश पेनकर। चलिए, बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए। विश्वजीत ठाकुर। बेस्ट कटर, क्योंकि टेनिस पे तो कटर का इस्तेमाल करते हैं और जो कटर का इस्तेमाल करते हैं इससे वो ज्यादातर प्रभावित रहते हैं गेम के ऊपर। नासिम गुल्ली। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि इक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना। कहाँ परिवर्तन करना, मेरे हिसाब से ऐसा बैट्समैन तो मैंने भी बहुत कम देखा है, लेकिन हाँ मेरी टीम में है योगेश पवार। जी। सेफ हैंड फील्डर यानी कि फील्डर बड़ी जबरदस्त हैं। बंटी पटेल।
बेस्ट डेथ बॉलर। डेथ बॉलर, डेप्थ ओवर जी। बॉलर। डेप्थ ओवर बॉलर मेरे हिसाब से बेस्ट जो है फिरोज शेख। और उस लिस्ट पे मैं आपका नाम भी डालना चाहूंगा क्योंकि आप डेथ पे भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। उसी सवाल को थोड़ा सा हम घुमाते हैं और इंडिया क्रिकेट पे ये इसी सवाल के ऊपर आप इंडिया क्रिकेट पे जो खिलाड़ी हैं उनका नाम लीजिए, फियरलेस बैट्समैन। फिर इंडियन क्रिकेट में मैं तो जी। यार जैसे फील्डर बैट्समैन की बात करूँ तो पृथ्वी शा ही लगता है, सॉलिड बैट्समैन है। चलिए, एक्यूरेट बैट्समैन। एक्यूरेट बैट्समैन, एक्यूरेट बैट्समैन विराट कोहली ही है। चलिए, एक्यूरेट बॉलर। जसप्रीत बुमराह। बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर, अभी तो इंडियन टीम में बहुत सारे फिनिशर आ गए हैं लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। गेम चेंजर। एक ही वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। अब तो थोड़ा सा मतलब ये सब सुनने के लिए आ रहा है कि जब आईपीएल का माहौल होता है कि गेम चेंजर तो है, तो फिर राहुल तेवतिया का नाम ले लीजिए। बेस्ट ओपनर, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए। बेस्ट ओपनर बैट्समैन जी। रोहित शर्मा ऑब्वियसली। उनके साथ। और रोहित शर्मा के साथ वो अपना क्या नाम है, शिखर धवन। शिखर धवन। बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट विकेट कीपर एक ही महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, पेस बॉलर। बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए। अभी तो यंगस्टर है फिलहाल तो उमरान मलिक ही है, लेकिन अगर आप बात करें एक्यूरेसी के साथ तो फिर मुझे लगता है मोहम्मद शमी। मोहम्मद सामी। स्ट्राइक रूटेड यानी कि सिंगल डबल के ऊपर ज्यादातर तवज्जो देते हैं। जी। स्ट्राइक रेडर, जी। जी। तो स्ट्राइक रेडर मेरे हिसाब से तो यार वही विराट कोहली लगता है, ढकेल ढकेल के मैच चालू रखता है। सेफ हैंड फील्डर यानी कि एक फील्डर का नाम लीजिए। रविंद्र जडेजा। बेस्ट एवरग्रीन कैप्टन। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, वो कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। उसका नाम था महेंद्र दे दनादन धोनी, कैप्टन धोनी। कूल, पैसा पूरा असूल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है अंकुर सिंह, क्या करना आपको पसंद है? नहीं यार, मेरी तो बस एक ही हॉबी है, खाली क्रिकेट 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 मिलता रहे। मैं कहीं भी जाता हूँ रिलेटिव या वैसे तो कम ही जाता हूँ, लेकिन फिर भी रिलेटिव वगैरह यहाँ किसी के पे, और तो उसके अलावा मेरी सेकंड हॉबी आप बोल सकते हो मूवी देखना है। ऑलमोस्ट ऐसी कम मूवी छूटी होगी मुझसे जो मैं नहीं देखता हूँ, वरना अच्छी मूवी हो तो भी देखता हूँ, खराब मूवी हो तो भी देखता हूँ। बस बाकी और कुछ ऐसा कुछ नहीं, सॉन्ग वॉन्ग सुन लेता हूँ कभी कभार। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? खाना में ज्यादातर मुझे ऐसा नॉनवेज में फिश पसंद है, फिश के अलावा मटन पसंद है। और वेज फूड्स भी पसंद है मुझे, लेकिन यार बाहर रहता हूँ तो वेज कहाँ खाने को मिलता है। जी। जिस हिसाब से अब मॉडर्न डे क्रिकेट पे बदलाव आ रहा है, खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के बारे में हमारे तमाम टेनिस क्रिकेटर को, खास तौर पर? नहीं एक्चुअली अगर आपको क्रिकेट लंबा रखना, मतलब क्रिकेट का कैरियर आप चाहते हो कि आप बहुत लंबे टाइम तक खेलो, तो आज के टाइम में सिर्फ क्रिकेट आप क्रिकेट क्रिकेट नहीं रह गया है, फिटनेस का पूरा गेम हो गया है, पूरा फिटनेस का गेम हो गया है। जितना फिट रहोगे उतना आप सिचुएशंस को, कंडीशंस को, ग्राउंड्स को उतनी जल्दी आप अडेप्ट करोगे। सो मेरे हिसाब से आप जितना हो सके फिट रहिए। फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट रहिए। पता लगा आप फिजिकली फिट हो और आप मेंटली फिट नहीं हो, कि नहीं यार आप मतलब मेंटली आप क्लियर नहीं हो कि मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, किस वे में करना है, क्या बॉल डालनी है, क्या बैटिंग करना है, या तो मतलब क्लियर रहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिटनेस बहुत जरूरी है, आप फिट रहिए। और लाइफ में ऑलवेज क्लियर रहिए कि आपको किस किस एरिया में, किस क्षेत्र में किस करना है। किसी के भरोसे कुछ मत रहिए, क्योंकि आपको कुछ भी लाइफ में किसी के भरोसे नहीं मिलने वाला है। वो आपको खुद के दम पे ही मिलने वाला है। कोई कितना भी आपको कह दे नहीं मैं देखूंगा, नहीं मैं करूंगा, आज के टाइम में, आज के उसमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए कुछ करे, क्योंकि इंसान के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए आप खुद पे फोकस करो और खुद के लिए मेहनत करो। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। बस ऑल द बेस्ट।
चलिए, हमारे जितने फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आप जब भी व्हाइट बॉल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे मुंबई T20 लीग पे या फिर DY पाटिल टूर्नामेंट पे, तब आपका अभ्यास कैसा था? मतलब आपका रूटीन कैसा था? जब आप सुबह उठते थे उसके बाद कितना समय आप प्रैक्टिस करते थे, कितना समय आप जिम पे समय देते थे? क्या वो एक दिन का पूरा कहानी जानना चाहते हैं जब आप खास तौर पर ड्यूज बॉल खेलते थे? नहीं, एक्चुअली मुंबई प्रीमियर लीग और डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में जैसे पहले से पूरी टीम एक साथ रहती है एक होटल में, 5 स्टार होटल में, तो हम लोग की पूरी प्लानिंग फिक्स थी कि आपको जो है मॉर्निंग में 6:30 या 7 o'clock पे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, नीचे बफे सिस्टम था, ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपको फिर थोड़ा रेस्ट करके या फिर रिफ्रेश होके आपकी प्रैक्टिस रहती थी 2 से 3 घंटा। 2-3 घंटा प्रैक्टिस होने के बाद आप दोपहर में आके आराम करो। उसके बाद आप शाम में जाके खुद का, अगर प्रैक्टिस है तो उस दिन जिम नहीं रहता था। अगर आपको इंडिविजुअल करना है खुद की बॉडी को फ्री करने के लिए आप कर सकते थे। उसके बाद शाम में, वो नाइट्स में, या तो ग्राउंड सिमुलेशन, क्या बोल, मैच सिमुलेशन रहता था ग्राउंड में जाके, या फिर शाम में फिर 2 घंटा प्रैक्टिस रहती थी। और प्रैक्टिस में सिर्फ ये नहीं कि आप बॉलिंग डाल रहे हो, ओनली आके आप बॉल डाल दे रहे हो, ऐसा सिर्फ नहीं। उसके साथ साथ सब चीज, आपका फिटनेस भी होता था, स्ट्रेचिंग भी होती थी, आपकी फील्डिंग प्रैक्टिस भी होती थी। उसके बाद आपकी स्पॉट बॉलिंग भी होती थी। आप, कोच रहते थे, नायर भाई रहते थे, विकेट कीपर रहता था, एक कौन लगा देते थे, एक स्पॉट लगा देते थे कि भाई तेरे को 12 बॉल 30 बॉल ये वाइड यॉर्कर डालना है, या 12 बॉल 30 बॉल स्टंप में यॉर्कर डालना है, या 12 से 30 बॉल स्लोवर वन डालना है, या बाउंसर डालना है। तो वो एक प्रैक्टिस फॉर पर्पज आप बोल सकते हो, वैसी प्रैक्टिस होती थी। सिर्फ प्रैक्टिस जी। के लिए प्रैक्टिस नहीं होती थी। हाँ, प्रैक्टिस आप जितना करते हैं उतना बेहतर परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं, और अंकुर सिंह से आप ये चीज सीख सकते हैं। आपका फेवरेट शॉट, आंख बंद करके भी आप वो शॉट खेल सकते हैं? नहीं, मैं तो एक सामने मार सकता हूँ आंख बंद करके। आप नींद में उठाएंगे तो भी मार दूंगा। और दूसरा रिवर्स स्वीप। जी, डाउन द ग्राउंड और रिवर्स स्वीप आपका पसंदीदा शॉट। स्टॉक डिलीवरी शायद वो यर्कर ही उसको लॉक किया जाए, हाँ, यर्कर ये का ये ये ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं। न्यू बॉल ओल्ड बॉल के बारे में भी हमने बात किया है, लेकिन और एक बार बात करते हैं खास तौर पर जब ड्यूज बॉल होता है, नई गेंद और पुरानी गेंद पे क्या फर्क आता है, और उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। नहीं, स्टार्टिंग में देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो स्टार्टिंग का 2 या 4 ओवर ही बॉल स्विंग होता है, वो भी कंडीशन वगैरह होती है वैसी। तो उस पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि विकेट कैसा चल रहा है, कि मतलब फ्लैट विकेट है कि थोड़ा स्विंग विकेट है, या बाउंसी विकेट है। वो आपको 1 या 2 बॉल डाल के आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो बॉल की बैट्समैन का बॉल आगे खिलाना है, कि 3/4 बॉल रखना है, कि शॉर्ट ऑफ लेंथ रखना है। तो वो हिसाब से वो आपको खेल खेल के मेच्योर, आप जैसे जैसे मेच्योर होगे वैसा आएगा। आप नए रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगा, आप जितनी जल्दी, जितने कम उम्र में आप मेच्योर हो जाओगे, उतना जल्दी आप और अच्छा क्रिकेट खेलोगे। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी यंगस्टर हैं वो जल्दी से जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, उनको एडप्ट करना सीखे। और मेरे हिसाब से 2 या 4 ओवर के बॉल के बाद व्हाइट बॉल स्विंग होता नहीं है, फिर वो सीधा सीधा बैट पे आता है। तो उसके बाद आपको आपको लेंथ वेरी करना पड़ता है, स्पीड वेरी करना पड़ता है। ठीक है, आपको वेरिएशन लाना पड़ता है बॉल में। बैट्समैन का क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, क्या किधर, मतलब किधर शॉट को रेडी है, वो देखना पड़ता है आपको। तो उस हिसाब से आपको फिर थोड़ा ओल्ड बॉल से बॉल डालनी चाहिए। आपका एवरेज स्पीड कितना रहा है? कभी आपने अपना मैचेस देखे हैं, एवरेज स्पीड आपका कितना आता है? नहीं नहीं, स्पीड का तो हमने जब मुंबई प्रीमियर लीग खेला तो उसमें कोई स्पीडोमीटर वगैरह कुछ लगा नहीं था। तो स्पीड का तो मुझे कभी आज तक खुद नहीं मालूम कि कितनी है क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि 130 प्लस होगी। और स्पीड के हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हमारे एमसीए वालों ने, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी नेक्स्ट ईयर जब भी हो टूर्नामेंट, तो ऐसी व्यवस्था भी करेंगे वो लोग कि एटलीस्ट बॉलरों की स्पीड तो पता लगे। जी, 130 135 आप जब भी डालते हैं वहां से आप स्विंग करवाते हैं तो फिर आप दिक्कत डाल सकते हैं। हमने देखे हैं भुवनेश्वर और कुमार जैसे गेंदबाज के पास शायद उतना गति नहीं था, लेकिन उन्होंने स्विंग का राजकुमार हम उनको बुलाते हैं। लेकिन हमारे टेनिस क्रिकेट पे स्विंग का राजकुमार अंकुर सिंह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डगआउट का मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे जो, क्योंकि डगआउट का मेमोरीज वो डगआउट पे रह जाता है, लेकिन कुछ किस्से कहानी ऐसा होता है मजाक मस्ती जो हम लोगों को जानना चाहिए। कुछ ऐसे मुंबई प्रीमियर लीग पे हो, DY पाटिल टूर्नामेंट पे हो, या फिर कोई लोकल टूर्नामेंट पे कुछ किस्से कहानी है? नहीं, ऑब्वियसली एक मेमोरी है मेरे सामने सब। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों देखी। मैं तो जो भी प्लेयर्स हो, इवन क्रिकेटर्स हो, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो मेरे एज में, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ कि यार हर प्लेयर्स में, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उनसे उनकी अच्छी चीजें लूँ। तो मैं अपना जहीर भाई के साथ मैं मतलब फर्स्ट डे हमारा मैच हुआ तो जहीर भाई कोच थे हमारे। तो इवन मैं बॉलिंग डाल रहा था तो आके पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, मैं बताया सर अंकुर। बोले ओके ओके यू आर लेफ्ट आर्म बॉलर, मैंने कहा हाँ। तो फिर पूछते हैं कि अंकुर अच्छा तो ये तेरा बॉल जनरली कैसा अंदर आता है, मैंने कहा हाँ सर अंदर आता है। तो बोलते हैं बाहर कैसे जाता है, मैं पूछे बाहर कैसे जाता है, तो मैं बोला सर हिट करता हूँ तो बाहर जाता है एंगल लेके। बोलते हैं एंगल से जाता है ना, बोले हाँ ओके ओके वेरी गुड। फिर वो फर्स्ट मैच था मेरा एमपीएल का। तो उन्होंने नायर को पूछा नायर पहला ओवर कौन डाल रहे हैं, तो उसने बताया कि बदरे आलम डालेगा या फिर रोहन राजे डालेगा। तो बोले नहीं नहीं अंकुर को दे पहला ओवर। तो पहला ओवर डाला मैंने, मतलब मैच का पहला ओवर उसका टीम के लिए अपना। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे है वो थोड़ा लेट आए, हम लोग अपना स्टिचिंग वगैरह कर लिए, सेकंड मैच था हमारा नाइट मैच, स्टिचिंग वगैरह कर लिए। तो जहीर पाजी आते हैं पीछे से मेरे ऐसे हाथ रखते हैं और और अंकुर कैसा है, मैंने कहा ठीक हूँ सर ठीक हूँ करके। फिर सब बढ़िया हो गया स्टिचिंग वगैरह, मैंने कहा हाँ सर हो गया स्टिचिंग वगैरह। बोले थोड़ा यार थोड़ा पहले कर लिया कर, क्योंकि मैच के बीच में इतना गैप रहता है ना, वो टाइम कम मिलता है। तो अपना आगे पहले इंडिविजुअल स्ट्रेच वगैरह कर लिया कर यार, ये लोग का कुछ टाइमिंग सही नहीं है ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे लगता है कि नहीं यार वो लेवल पे खेलने के भी बाद इंसान इतना डाउन टू अर्थ है। फिर हम लोग मैच सेमीफाइनल हार गए। उसके बाद यार हारने के बाद कोई भी आप बड़ा टूर्नामेंट हार रहे हो तो सब एक प्लेयर का जो है मतलब मोरल डाउन रहता है, मूड ऑफ रहता है। उसके बाद भी जहीर भाई और अपना अभिषेक भाई लोगों ने इवन ऐसा माहौल क्रिएट किया, उन्होंने बोला इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम हारना जीतना। जिस अप्रोच के साथ आप लोग खेले हो मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा जिस अप्रोच के साथ आप लोगों ने क्रिकेट खेला। और चिल करो जाओ मस्ती करो एंजॉय करो, मतलब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही, ऐसा नहीं कि फिर वहां पे सब लोग हंसने बोलने लगे। उससे पहले लग रहा था कि कोई मर गया है किसी के घर में, इतनी शांति का माहौल था। लेकिन फिर लगा कि हाँ यार मतलब ये होता है प्रोफेशनलिज्म कि आप हार गए, आप किस तरीके से प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, किस तरीके से मतलब उस चीज से आप बाहर निकाल रहे हो। चलिए अब आते हैं आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। सबसे पहले हम आपके माताजी और पिताजी का नाम जानना चाहेंगे। जी मेरी मम्मी का नाम श्रीमती प्रमिला सिंह है और मेरे पापा का नाम श्री प्रकाश सिंह। सबसे पहले इंटायर क्रिकेट वानी फैमिली की तरफ से आपके माताजी पिताजी को नमस्कार और ढेर सारे शुभकामनाएं और ढेर सारे अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जिस लड़का को जन्म दिया है, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर से भी आपने कड़ी मेहनत के साथ उनका नाम को रोशन किया है। और हमेशा ये हमारे भगवान के पास दुआएं रहेगी कि आप परिवार के साथ सही सलामत रहे, हमेशा आप मुस्कुराते रहे और भी आप ऊंचाई को छुए और आपके परिवार का नाम और भी आप ऊपर की तरफ लेकर जाए। सपोर्ट करते थे घर वाले जब आप शुरुआती समय पे खेलने के लिए आते थे? कभी गाली पड़ा है माँ से? नहीं एक्चुअली मैं तो अभी शायद आपको पता नहीं कि मेरी मॉम तो जो जब मैं पैदा हुआ उसके नेक्स्ट डे ही ऑफ हो गई थी। तो मॉम से तो मेरा उतना अटैचमेंट रहा नहीं, और डैड मेरे मतलब डैड से एक्चुअली मेरा इतना अटैचमेंट रहा नहीं, क्योंकि माँ को तो देखा ही नहीं मैंने। तो मुझको जो मेरी बड़ी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया, तो मेरे लिए जो भी अटैचमेंट है, मेरे लिए जो भी फीलिंग है वो उनके लिए ही है। तो मुझे मार तो कई बार पड़ी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में लखनऊ में रहा बड़ी मम्मी की फैमिली के साथ। तो भैया लोग अभी सब भैया लोग बहुत सीनियर हैं और मतलब अच्छे मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो मम्मी का कैसा था कि मैं अगर घर से निकल गया बैट लेके तो वो बेचारी मेरे चक्कर में कुछ खाती पीती नहीं थी, कि आ जाएगा, छोटा था ना तो आ जाएगा खा लेगा तो खाऊंगी ऐसा करके। तो उस चक्कर में भैया लोग फ्रस्ट्रेट होकर मुझे ग्राउंड से लेके आए, स्टंप से मारते थे, मतलब उस चक्कर में कि मतलब मम्मी परेशान हो रही है तू खा के खेलने जा या ऐसा करके। तो कई बार ऐसा मार खाया, लेकिन ऐसा क्रिकेट बस खाली मार खाया 2 घंटा रोया, फिर मैं शाम को वैसे ही जैसे जैसे कहावत मेरी मम्मी मेरी जो बड़ी मम्मी कहावत कहती है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। तो ये वाला हिसाब किताब था मेरा कि 1 घंटा मार पड़ी, 1 घंटा शांत, उसके बाद शाम को फिर निकल जाना या सुबह फिर निकल जाना। लेकिन आपका माताजी पिताजी ऊपर रह के भी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हाँ रहा है। जरूर जरूर। और वो भी गर्व महसूस करते रहेंगे जब आप ऊंचाई को छूते रहेंगे। तो आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करते जाइए और सफलता निश्चित तौर पर आपका कदम चूमेगा, ये हमारा उम्मीद रहेगा अंकुर सिंह से। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब आते हैं रैपिड फायर राउंड यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा। देखते हैं कि अंकुर सिंह कहां तक सही सवाल का जवाब दे पाते हैं। पहला सवाल आपके लिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे पहला बल्लेबाज जिन्होंने 10,000 रन पूरा किया था, उस बल्लेबाज का नाम क्या है? कुछ ऑप्शन है? ऑप्शन आपके सामने: सुनील गावस्कर, हाँ व्रेन लारा और उनके साथ वीव रिचर्ड्स। सुनील गावस्कर आई थिंक। राइट आंसर। दूसरा सवाल, टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला विकेट कीपर का नाम क्या है?
आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी, मार्क बाउचर, आदम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट। गलत जवाब। मार्क बाउचर, जिन्होंने सबसे मार्क ज्यादा बाउचर, कैचेस ओके किए हैं। ओके। 532 कैच उनके नाम पे है। श्रीलंका का एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने सबसे बड़ा कीर्तिमान अर्जित किए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने एक पारी पे 8 विकेट चटकाए थे 19 रन देकर, और जिसके अंदर उन्होंने 3 मेडन ओवर भी डाला था। तो 8 विकेट जब आप देखते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट पे सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाएगा। तो श्रीलंका का उस गेंदबाज का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हिंट दे सकता हूं कि वो एक बाएं हाथ के गेंदबाज थे। बाएं हाथ की गेंदबाज चमिंडा बॉस। राइट बाएं हाथ का आंसर। गेंदबाज तो एक ही मुझे मालूम है श्रीलंका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू करते हुए एक मैच पे 6 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? डेब्यू पे 6 विकेट। इसका ऑप्शन, यार ये तो गलत बात है यार, आपने बताया नहीं था, मैंने तैयारी करके आता ना मैं। जरूर ऑप्शन आपके सामने। डेलस्टेन, काबिसो रबाडा और अंड्रू नोकिया। ये तो थोड़ा टिपिकल है, मेरे ख्याल से नोकिया है शायद। चलिए गलत जवाब। काबिसो रबाडा अपना डेब्यू मैच पे 6 विकेट लेने वाला ओके। गेंदबाज। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। आसान सा सवाल पूछ लेते हैं। एक ऐसा टेस्ट, माफी चाहूंगा, एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जहां पे न्यूजीलैंड टीम ने सबसे कम स्कोर बनाया था। इंडिया का जब आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे 36 पे ऑल आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के एग्नेस्ट पे, लेकिन न्यूजीलैंड उससे भी बदतर खेल दिखाया था। तो 36 जब इंडिया का स्कोर था, तो फिर न्यूजीलैंड का स्कोर कितना था? कितना रनों पे उनका पारी सिमट गया था? तो इंडिया से भी बेकार था उसका। जी बिल्कुल। तो वो 28 तो नहीं नंबर था। पर 26। चलिए 26 आसपास है। आपने पकड़ लिया। 26 पे उनका पारी सिमट गया था। लेकिन जब आप देखते हैं टेस्ट क्रिकेट को उठाकर, तो किस बल्लेबाज के नाम पे सर्वाधिक इंडिविजुअली सर्वाधिक स्कोर उनके नाम पे शुमार है? सबसे ब्रेन ज्यादा लारा। रन बनाए हैं वो एक टेस्ट मैच पे, कितना बना है? पूरे पूरे टेस्ट मैच में क्या? अच्छा, ब्रेन लारा ना, नहीं नहीं, आई थिंक वो 438। जो एक एक टेस्ट मैच पे उन्होंने कितना रन बनाया था? ब्रेन लारा ना, जी 438 आई थिंक शायद। राइट आंसर। चलिए अब जो सवाल पूछूंगा ये बहुत आसान सवाल, देखते हैं वो सवाल का जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं। कि भारत के लिए एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपनी क्रिकेट कैरियर पे एक भी नो बॉल नहीं डाला है, उस गेंदबाज का नाम क्या है? ये तो मुझे भी नहीं, 400। कपिल देव। कपिल देव, राइट आंसर। 400 रन बनाए थे ब्रेन लारा, 438 नहीं, लेकिन हाँ। 400 से तो ज्यादा बनाए थे। चलिए अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। बहुत समय से आपके साथ बातचीत हो रहा है, बहुत मजा आया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत बार टीटू दा के साथ मेरा बातचीत हो रहा था कि आप कहाँ पे आते हैं, मैं जाऊं आपके लिए कमेंट्री करूं। और मेरा वो सौभाग्य कि कभी मैदान पे कमेंट्री करने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपके साथ बातचीत करते हुए निश्चित तौर पर ये मेरे लिए एक यादगार एपिसोड रहेगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे योगदान देके इस लाइव एपिसोड पे 4 चांद लगा चुके हैं। थैंक यू सो मच अंकुर सिंह, थैंक यू। आपका मूल्यवान समय आपका देने के लिए। अब आते हैं शायरी के ओर। वो कहते हैं कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। कि लेरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। राह कठिन हो जितनी, कि राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा। नजर कमजोर पड़ जाए, नजरिया मजबूत हो मेरा। और ये नजरिया जो जीत का जरिया बना है अंकुर सिंह के लिए, उनका टीम के लिए। जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना था आसमान का। हर खिलाड़ी काम का, हर का अपना मोल, लेकिन जो मौका पे काम आए वो खिलाड़ी अनमोल, वो खिलाड़ी अनमोल। और एक अनमोल खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे शुक्रिया। अंकुर सिंह।
कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, क्योंकि एक ना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। धोनी के बारे में आपने चर्चा किया था कि धोनी को आप आपका रोल मॉडल मानते हैं, आपका आइडियल क्रिकेटर मानते हैं। धोनी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और बतौर खिलाड़ी भी। धोनी के ऊपर एक शायरी लिखा गया था कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा, उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। वो थे इंडियन टीम के कप्तान, अब भी है इंडियन टीम के कप्तान, लेकिन हमारे लिए आप बहुत खास है और आप एक खासम खास खिलाड़ी है। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। आखिरी सवाल मैं आपके सामने पुट करना चाहूंगा, कैसा लगा क्रिकेट वाणी के साथ 1 घंटा का माहौल? क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में आप? नहीं, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आप लोग का जो आप कोशिश कर रहे हो, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई कि आपने बहुत इसके लिए मेहनत करी है। तो मैंने जैसे मैंने सबके लिए बोला और आपको भी बोलूंगा, अगर आप एक ईमानदार तरीके से आप मेहनत करते हो तो जरूर सफलता मिलेगी। और उम्मीद ये करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे चल के और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इससे जुड़े। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा, मेरे भी जो जानने में जो भी प्लेयर्स रहेंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे एक बार आपके पेज पे लाइव आए और आपसे बात करें। मुझे तो बहुत मजा आया और वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू है मेरा जो भी मैंने आज तक दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। चलिए, और एक शायरी आखिरी समय पे हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो इतिहास को बदलता है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप एमएमसीसी संबलपुर के साथ जुड़े हुए थे और एमएमसीसी संबलपुर को भी आपने बहुत बार चैंपियन बनाया है, अपने इंडियन टीम को चैंपियन बनाया है। सुशांत भाई, 1 मिनट जरा, मैं एक सॉरी आपको वो डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। एक लड़का हैरी यादव करके, मैं तो पहचान नहीं रहा हूँ, बहुत देर से मैसेज कर रहा है, बेचारा पूछ रहा है एसआरवी कप में क्या हुआ, एसआरवी कप में क्या हुआ। तो उसको बता देता जरूर हूँ भाई, हार गया एसआरवी कप में। ठीक है, अब आपको नहीं पता होगा तो भी बता दे रहा हूँ। और बाकी कैसे हारा, क्यों हारा, वो आप यूट्यूब पे मैच दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना जाके। ठीक है, अभी हैप्पी बहुत देर से पूछ रहा था बेचारा, भैया रिप्लाई दे दो, रिप्लाई दे, एसआरवी कप में क्या हुआ, जी, एसआरवी कप में क्या हुआ। बिल्कुल। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, कम से कम 350 तक लोग गए थे, लेकिन सबका सवाल ले पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और ज्यादातर सवाल आपके बारे में पूछ रहे थे। आपको बहुत सारे प्यार भी मिला है, उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है और जिन्होंने प्यार भेजे उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप अंकुर भैया को सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ भी जुड़ते रहिए, क्योंकि इस तरीके की कहानी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ओनली ऑन क्रिकेट वाणी। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं और दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच अंकुर सिंह। जय बाय बाय जगन्नाथ। बाय।